हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जून 2024 में जो एग्जाम हुआ है डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ, और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस दोस्तों करंट ईयर पेपर। दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नंद प्रयाग। क्या लिखा है? नंद प्रयाग। तो दोस्तों नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंदाकिनी। नंदाकिनी दोस्तों नंदाकिनी मिलती है किससे? अलकनंदा से मिलती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है देव प्रयाग। क्या लिखा है? देव प्रयाग। तो दोस्तों देव प्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है किससे? अलकनंदा से मिलती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर? देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में दोस्तों ये नदी मिलती है। इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब दोस्तों बचे हुए ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है कर्ण प्रयाग। क्या लिखा है? कर्ण प्रयाग। तो दोस्तों कर्ण प्रयाग में जो नदी अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है पिंडर नदी। क्या नाम है? पिंडर नदी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिंडर नदी। दोस्तों पिंडर नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। दोस्तों एक बात और याद रखोगे कि पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कर्ण गंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कर्ण गंगा। दोस्तों कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस स्थान पर कर्ण गंगा अलकनंदा से मिलती है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा? कर्ण प्रयाग दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान पर कर्ण गंगा अलकनंदा से मिलती है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा कर्ण प्रयाग। आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है विष्णु प्रयाग। क्या लिखा है? विष्णु प्रयाग। तो दोस्तों विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी? धौली गंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धौली गंगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धौली गंगा अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। मैंने क्या बोला कि धौली गंगा किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने सभी के सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से समझा दिए हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था ऑप्शन नंबर सेकेंड देव प्रयाग। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म शुष्क पवनों को संदर्भित करता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है
कि दिन के समय जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नॉर वेस्टर्स। क्या लिखा है? नॉर वेस्टर्स। तो दोस्तों नॉर वेस्टर्स भी हवा है, और ये कौन सी हवा है? जब दोस्तों बादल गरजते हैं और उस टाइम पे जो हवा चलती है उस हवा को बोलते हैं नॉर वेस्टर्स। क्या बोलते हैं? नॉर वेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जब जब दोस्तों बादल गरजते हैं और तेज हवा चलती है उसी हवा को बोलते हैं नॉर वेस्टर्स। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है महावत। क्या लिखा है? महावत। तो दोस्तों महावत भी एक हवा है, और ये कब चलती है? जब दोस्तों सर्दियों में बारिश होती है। क्या होती है? जब दोस्तों सर्दियों में बारिश होती है और उस टाइम पे जो हवा चलती है उस हवा को बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं। दोस्तों महावत का एक दूसरा नाम भी है मावट। क्या नाम है? मावट। या फिर दोस्तों महावत बोलो या फिर दोस्तों मावट बोलो, ये दोनों बातें एक ही हैं। जब सर्दियों में बारिश होती है और उस टाइम पे जो हवा चलती है उसे बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं या फिर महावत बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है लू। क्या लिखा है? लू। तो दोस्तों लू का मतलब होता है गर्म हवा। क्या मतलब होता है? गर्म हवा। और दोस्तों ये हवा कब चलती है? ये हवा चलती है दिन में। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बनेगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि दिन के समय जो गर्म हवा चलती है, धूल भरी हवा चलती है, उस हवा को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उस हवा को बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों गांव में देखा होगा कि दोपहर के टाइम पर बहुत तेज हवा चल रही होती है और एक मिट्टी का गोल सा चक्कर घूमता है, गोल सा चक्कर घूमता है ना, उसे बोलते हैं लू चल रही है। क्या चल रही है? लू चल रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को रीड करके आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। किस चीज़ का? साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शंस को एक बार देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो दोस्तों ये रहे हमारे पास ऑप्शंस। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बेटर कम्युनिकेशन। क्या लिखा है? बेटर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, क्या टेक्नोलॉजी से बेटर कम्युनिकेशन हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है? तो आप कहोगे कि भैया टेक्नोलॉजी से बेटर कम्युनिकेशन हो पाया है। कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप। तो दोस्तों आप लोग फ़ोन करते हो किसी को, तुरंत वार्तालाप हो जाता है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमें क्या बताना था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बनेगा नहीं। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है इन्हेंस्ड इंफॉर्मेशन एसेस। तो दोस्तों आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से एसेस कर लेते हो, मतलब कि ये भी क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है इफिशिएंसी गेन। क्या लिखा है? इफिशिएंसी गेन। तो दोस्तों इफिशिएंसी गेन भी क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है रिड्यूस्ड सोशल इंगेजमेंट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल इंगेजमेंट कैसा होता है? रिड्यूस होता है, मतलब कि कम होता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ ये कैसा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ। कैसा पूछा था? उसने नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा था, मतलब कि सकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बथुकम्मा भारत के किस राज्य का एक अनोखा फूल त्योहार है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो बथुकम्मा है ये भारत के किस राज्य का
एक अनोखा फूल त्योहार है। तो दोस्तों याद रखना, ये फूल त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों चेक करो कि अरुणाचल प्रदेश किस ऑप्शन में दे रखा है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हिमाचल प्रदेश, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? फिर गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो केरल से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बिहू। क्या लिखा है? बिहू। तो दोस्तों ये जो बिहू त्योहार है ये संबंधित है असम से। कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है छठ। ये तो सबको पता होगा, छठ कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। इसका मतलब दोस्तों कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है क्या? ऑडम। क्या लिखा है? ऑडम। तो दोस्तों ये जो ऑडम लिखा है ये संबंधित है केरल से। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? लास्ट ऑप्शन में लिखा है तीज। तो दोस्तों ये तीज त्योहार है, ये त्योहार दोस्तों कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो तीज त्योहार है कौन सा, एक मिनट, ये जो तीज त्योहार है ये त्योहार 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाली, 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 ठीक है, हरियाली तीज, ये पहला त्योहार हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है हरतालिका। क्या होता है? हरतालिका, हरतालिका। हिंदी पे ध्यान मत देना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसे समझ लेना, ठीक है। हरतालिका तीज। और दोस्तों थर्ड होता है कजरी तीज। क्या होता है? कजरी तीज। ये 3 टाइप का त्योहार होता है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए कि तीज कितने टाइप के त्योहार हैं तो आप बोलोगे 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज। और दोस्तों ये तीज त्योहार में होता क्या है? तो दोस्तों माना जाता है कि जो माँ पार्वती हैं उन्होंने शिव शंकर भगवान के लिए क्या रखा था? व्रत रखा था, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तीज कितने प्रकार का त्योहार है तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का त्योहार है। कौन कौन सा है? पहला है हरियाली तीज, दूसरा है हरतालिका तीज और दोस्तों तीसरा है कजरी तीज। आई होप दोस्तों आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बना है? हमारा आंसर बना है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओडम हमारा करेक्ट आंसर बना है, ठीक है। ओडम वो त्योहार है जो कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को करा चुका हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है और लास्ट में एसएलआर क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखी हैं और इन सभी चीज़ों को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों। किसके द्वारा चलाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना चीज़ों को। आरबीआई के द्वारा दोस्तों ये चलाई जाती है, मतलब कि आरबीआई इनको फॉलो करता है किसके लिए? देश में संतुलन बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों ये पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई नहीं पढ़ता, बहुत ही रेयर होता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस तमिल महाकाव्य में कौबलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है
कि वो कौन सी तमिल महाकाव्य है जिसके अंदर कौबलन और माधवी की बेटी की कहानी लिखी हुई है। तो दोस्तों याद रखना, उस तमिल महाकाव्य का नाम है मर्डी मेख लई। क्या नाम है? मर्डी मेख लई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मर्डी, आप लोग याद रखोगे, मर्डी मेख लई। ठीक है, ये दोस्तों महाकाव्य है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एट्टू टोगोई, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है मर्डी मेख लई। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग याद रखोगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर दोस्तों आपके एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन इजी आ जाता है, कैसा आ जाता है, इजी आ जाता है, और आपने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इजी था, आपने भी सॉल्व किया है, और दोस्तों आपका जो कॉम्पिटिटर होगा उसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बोलो हाँ कि ना। अब दोस्तों आपने भी कर लिया, आपके कॉम्पिटिटर ने भी कर लिया, इसका मतलब है कि आपका ये जो नंबर था कैसा हो गया, कट गया, मतलब कि खराब हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बराबर हो गया है, ये नंबर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जुड़ने वाला है। अब जुड़ेगा कौन सा, जब आपके कॉम्पिटिटर क्वेश्चन ना आता हो और आपको आता हो। और वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो क्वेश्चन इसी प्रकार के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की हमने कल्पना भी नहीं कर रखी होती है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को जीके वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथ सभी को आता है, रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, इंग्लिश बहुत ही लो लेवल की आती है, वो भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों जीके में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है लुसाई लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि लुसाई लैंग्वेज भारत के किस स्टेट में बोली जाती है। तो दोस्तों याद रखना, ये लैंग्वेज बोली जाती है मिजोरम में। कहाँ बोली जाती है? मिजोरम के अंदर दोस्तों ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में मिजोरम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखने के लिए मुझे अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारी अगली स्लाइड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है मिजोरम। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है उत्तराखंड। क्या लिखा है? उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हिंदी बोली जाती है, और दोस्तों हिंदी के अलावा टोटल 13 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 13 भाषाएं हैं जो दोस्तों बोली जाती हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, अच्छा। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, हिंदी, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है और पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों इस क्वेश्चन जो आंसर बना था वो बना था ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर बना था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि माइक्रोन्यूट्रेंट किसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, माइक्रोन्यूट्रेंट पाया जाता है आयोडीन के अंदर। किसके अंदर? आयोडीन के अंदर दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट पाया जाता है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में आयोडीन दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग चेक करते हैं, और चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है प्रोटीन, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में फैट, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है आयोडीन। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब दोस्तों चेक करो कि आरबीआई किस ऑप्शन में दे रखा है।
फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नेशनल बैंक, गलत हो गया। सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में सिक्योरिटी, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा था, हलवा था, मतलब कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप लोगों ने देखा और आप लोग देख करके तुरंत इसका आंसर कर डाला। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। और दोस्तों टेलीग्राम का मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम का जो ग्रुप बना रखा है मैंने उसका नाम है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या नाम है, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन 11 में, इसमें लिखा है हुंजा, नुब्रा तथा सिगार नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हुंजा, नुब्रा और सिगार ये तीनों नदियां इनमें से किस नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सिंधु। क्या लिखा है, सिंधु। तो दोस्तों सिंधु की ये तीनों नदियां सहायक नदी नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों जो बाकी की नदियां हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तीनों नदियां क्या हैं, सहायक नदी है किसकी, इन तीनों नदियों की। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंधु हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बायोलुमिनेंस जीवित जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण निम्नलिखित में से किस फाइलम में अच्छी तरह से चिह्नित है। तो दोस्तों ये चिह्नित है सीटेनोफोरा में। किस में चिह्नित है, सीटेनोफोरा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं सीटेनोफोरा, इसके अंदर दोस्तों ये चिह्नित है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सीटेनोफोरा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे फिर गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड लिखा है बायोलुमिनेंस इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बायोलुमिनेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों बायोलुमिनेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जो रासायनिक प्रक्रिया करने के दौरान लाइट उत्पन्न करता हो। लाइट मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करता हो, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, ऐसे जीवों को बायोलुमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि रात के टाइम पर गर्मियों में जुगनू आता है। कौन आता है, जुगनू देखा होगा रात में। ठीक है, वो क्या करता है दोस्तों, वो लाइट को उत्पन्न करता है। उसके पेट पे देखोगे क्या होता है, लाइट होती है। ठीक है ना, रात में दोस्तों जगते हैं ना, तो ऐसे जीवों क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं। फिलहाल दोस्तों ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है ये पाए जाते हैं समुद्र में। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब कि खारे पानी में दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक है, जुगनू खारे पानी में नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों ये जो जीव हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर, खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। और दोस्तों इस क्वेश्चन जो आंसर बना था वो बना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीटेनोफोरा। क्या बना था, सीटेनोफोरा इसका करेक्ट आंसर बना था। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान सिख आबादी के अनुपात में कितने प्रतिशत अंक पीपी की गिरावट आई है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2001 से लेकर के 2011 तक सिख आबादी में कितने परसेंट की गिरावट आई है। तो दोस्तों ये गिरावट आई है 0.2 की। कितने की आई है, 0.2 की दोस्तों गिरावट आई है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में 0.2 दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 0.4, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 0.2 पीपी। इसका मतलब दोस्तों कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ भी पीपी लिखा था
और दोस्तों इसके पीछे भी PP लिखा है। इसका मतलब है कि 0.2 PP क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों बचे हुए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे फिर गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ओरिजिनली हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में टोटल 14 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि 14 लैंग्वेज किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस देखने के लिए हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शंस। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 22 गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 14, इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे फिर गलत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद विच वॉज कंपोज्ड अबाउट डैश ईयर्स एगो। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है ऋग्वेद है। और दोस्तों आपको बताना है कि ये ऋग्वेद कितने साल पहले आया था। तो दोस्तों याद रखना ये वेद आया था 3500 ईयर्स पहले, मतलब कि 3500 साल पहले दोस्तों ये वेद आया था। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में 3500 दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ऑप्शंस को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शंस देखने के लिए दोस्तों हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वो हमारी अगली स्लाइड। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 8500 गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 2000 गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 6500 ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों कितना 3500, इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है ऋग्वेद है। और दोस्तों कब आया था 3500 ईयर्स पहले आया था। ठीक है, याद रखोगे 3500 ईयर्स पहले ये वेद आया था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे बैंक से रिलेटेड है। और दोस्तों बैंक की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर रखी। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि बैंक रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। और आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोर्स विटामिन डी का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है फिश, इसमें दोस्तों विटामिन डी होती है। सेकंड लिखा है लीवर, इसमें भी होता है। थर्ड में लिखा है एग, और दोस्तों इसमें भी क्या होता है विटामिन डी होता है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है ऑरेंज, और दोस्तों ऑरेंज में विटामिन डी नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा लास्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है, इसमें दोस्तों विटामिन डी होती है और लास्ट वाले ऑप्शन में विटामिन डी नहीं होती है। और क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि कौन सा सोर्स है जिसमें विटामिन डी नहीं होता है। तो दोस्तों ऑरेंज में विटामिन डी नहीं होता है। इसका मतलब कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा था और हलवा सा था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द
ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो दोस्तों बॉडी को रिपेयर करने के काम, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए इनमें से किस चीज की जरूरत पड़ती है। फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अपनी बॉडी को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को ग्रोथ और नीडेड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों बॉडी को रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन्स की दोस्तों में ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को ग्रोथ और नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट जिम जाता है इसका आंसर वो तुरंत बता सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो जिम नहीं जाते हैं वो भी इसका आंसर बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बड़ा हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये क्या, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये क्या, नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, स्पेशल वो स्टूडेंट जो जिम जाते हैं। जिम जाने वाले स्टूडेंट्स को इसका आंसर 100% पता होगा ही होगा। कैसे पता होगा? जब दोस्तों आप लोग जिम करते हो तब दोस्तों आपकी बॉडी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मतलब कि जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब दोस्तों आपकी मसल्स ब्रेक हो जाती है तो उस मसल्स को ठीक करने के लिए आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तब दोस्तों आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की दोस्तों आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोटीन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में प्रोटीन दे रखा है।
तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्टार्च, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है प्रोटीन, इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट दे सकता था, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है हाइड्रोजन सल्फाइड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड इज मेनली नोन फॉर इट्स फाउल स्मेल लाइक रॉटन एग्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड खराब अंडों की स्मेल के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो खराब अंडों की स्मेल के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट और देखते हैं वो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इट मे कॉज फटीग ऑफ सेंस ऑफ स्मेल ओनली इन शॉर्ट टाइम। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि स्मेल की वजह से शॉर्ट टाइम में क्या हो सकती है, थकान हो सकती है। इसका मतलब है कि दोस्तों स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है हमारी, सही है। दोस्तों स्मेल की वजह से बहुत ही कम समय में थकान हो सकती है। इसका मतलब है कि दोस्तों स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और हमारी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बनेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लिख रखा है। जिस ऑप्शन में लिख रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ओनली वन, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है नाइदर वन नॉर सेकेंड, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कश्मीरी महामृग तिब्बती बारहसिंगा किस प्रकार के वन में पाया जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कश्मीरी महामृग और दोस्तों तिब्बती बारहसिंगा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में दोस्तों ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पर्वतीय वन। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में पर्वतीय वन दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है उष्णकटी, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है उष्णकटी, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है पर्वतीय वन। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है सदाबहार वन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोगों का कोई डाउट है तो दोस्तों आप लोग मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं 100% दोस्तों उसका रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।